अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नूरो बसीरत से लबरेज़ बाबरकत शहर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सब देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट के खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत। तमाम दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में हालत जंग का ख़दशा है। आइए हम सब मिल के इस कबूलियत की घड़ी में अपने मुल्क के लिए, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इंसानियत की बका के लिए काम करे और अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को, इंसानों को, मुसलमानों को, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जंग के ख़तरे से महफूज रखे। आज हमारी ट्रांसमिशन का मौजू है अदल व इंसाफ़। अदल व इंसाफ़ सिर्फ जजेस और कोर्ट रूम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। रिश्तों में अदल की ज़रूरत है, लेन देन में अदल की ज़रूरत है। इसके अलावा दीगर मामलात में अदल व इंसाफ़ की ज़रूरत होती है। कोई भी निज़ाम कुफ्र से तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म से नहीं। बारानी रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है अदल व इंसाफ़। और आज के दौर में हर इंसान इंसाफ से मायूस नज़र आता है, और स्पेशली हमारे मुल्क में कहा जाता है कि सिर्फ आम आदमी के लिए कानून है, जो असर व रसूख रखते हैं वो कानून फॉलो नहीं करते। इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? आपकी दुआ खैर से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्योंकि लॉ की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर शहाब इमाम साहब, माहिर कानून है। इनको हम वेलकम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? टफ होता है थोड़ा। अच्छा, काम के साथ साथ? जी बिल्कुल, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और काम का लोड बढ़ जाता है। ओके। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग जो हैं बड़े मायूस हो गए हैं कानून को लेके, और हर कोई ये कहता है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो कानून मिलेगा नहीं, हमें तो इंसाफ मिलेगा नहीं, हमारे लिए तो कानून बना ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा। कतई ऐसी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई इदारा काम कर रहा है तो वह हमारी अदालतें हैं, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा है, और जितना भी मिल रहा है अदालतों से ही इंसाफ मिल रहा है। ओके। देखें, दो एक तो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी, और जो दफातर से और महकमों से मिलती है, जैसे पुलिस है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, पासपोर्ट है, और बहुत सारे जैसे महकमे हैं। और एक होती है जुडिशल रेमेडी। तो ज़्यादातर जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी नहीं मिलती, आपको इंसाफ नहीं मिलता, या आपके जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते, तो फिर आप कहाँ जाते हैं? अदालत में जाते हैं। तो बाई एंड लार्ज वहाँ अदालत में डेफिनेटली इंसाफ मिलता है। कभी ये होता है कि थोड़ा सा देर ज़रूर हो जाती है, मगर ये कि मैं ये समझता हूँ कि अदालतें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में, और इंसाफ भी आम आदमी को मिल रहा है। और आखिरी उम्मीद जो है इस मुल्क में इंसाफ की, वो अदालतें ही हैं। अच्छा। अच्छा सर, ये है कि कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और हो यही रहा है कि केसेस इतने इतने तवील मुद्दत तक चले जाते हैं कि उनका फॉलो अप नहीं करते, गवाह आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखें, वो दीवानी जो मुकदमात होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी के होते हैं, इनहेरिटेंस के होते हैं, वहाँ पे डिले है। अच्छा। बाकी जहाँ पे क्रिमिनल जो केसेस हैं आपके, या जो आइनी केसेस हैं जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में आते हैं, वहाँ पे कोई डिले नहीं है। डिले अच्छा। दीवानी जो सिविल मैटर्स हैं, जैसे दो प्राइवेट पार्टीज़ अगर लड़ रही हैं और जायदाद पे अगर लड़ाई है, या कंपनीज के शेयर्स की कोई लड़ाई है, तो वहाँ पे डिले होता है, क्योंकि वहाँ इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर विटनेस आते हैं, तो वहाँ पे डिले है। और जहाँ पे क्रिमिनल केसेस में नहीं है। क्रिमिनल में जैसे अगर कहीं पे कत्ल हो गया है, या किसी पे ने किसी पे हमला कर दिया है, या तो टाइम फ्रेम कितना होता है रेजोल्यूशन का? देखें, वो तो जो टैक्स के इश्यूज़ हैं वो, उसमें तो स्टे ऑर्डर के जो है वो 6 महीने का होता है। तो ये 6 महीने में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और जैसे कस्टम्स के जो केसेस आते हैं, उसमें ये है कि जो
हैं, आपकी जो सामान है वो पोर्ट पे पड़ा होता है, तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत एंजाइटी, या अगर कोई कस्टम्स वाले बाहर पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को स्मगलिंग का है, तो उसमें भी जो है वो मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा केस जो डिले हो जाए। वो 2 महीने 3 महीने। क्रिमिनल केसेस? और क्रिमिनल केसेस में भी इसी तरह से है कि वो कंक्लूड हो जाते हैं, मगर उसमें ये कि हायरार्की इस तरह से है कि एक कोर्ट में कोई फैसला आया, फिर उसकी नेक्स्ट अपील होती है, फिर उसके बाद जो है फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज के पास जाता है, फिर आप हाई कोर्ट में आते हैं, फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो उसमें जो पूरा जो अल्टीमेट फैसले सुप्रीम कोर्ट से होते हैं बहुत ज़्यादातर केसेस के, तो वो उसमें जो है ना वो ज़ाहिर है वो 1 से 2 से 4 5 साल 6 साल लग जाते हैं। होती हैं वो अपील करते हैं, जो हार जाता है वो उसको अपील करता है, ठीक है, फिर वो केस वहाँ से उस अदालत में चला जाता है, उसके बाद फिर अपील होती है, फिर वो वहाँ चला जाता है, फिर इस तरह से ये है। मगर मैंने तो सिर्फ जो सिविल मैटर्स होते हैं या दीवानी जिनको कहते हैं केसेस, वहाँ पे डिले होते हुए देखा है। अदरवाइज़ जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो आईनी अदालतों में जाते हैं, जो हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ रिट पिटिशन जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पे तो मैंने देखा है कि जल्दी फैसले आते हैं। और जस्टिस हरेड इज़ ऑल्सो जस्टिस करस्ट। इस पे मज़ीद बात करेंगे, बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि आवाम तो हमारी नाराज़ी नज़र आती है। ये अच्छी बात है कि अगर हम आज डिस्कस करें तो अवेयरनेस होगी और लोगों को पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ एक्चुअली हैं क्या। अच्छा, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगी कि अदल व इंसाफ के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें बहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के महबूब हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। सबसे अहम बात कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में उन लोगों से मोहब्बत के बारे में बयान फरमा। देखें, एक रब ताला अगर किसी के लिए ये कहे कि हम सब कहें रब हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे हैं, लेकिन रब किसी को कहते हैं ये मेरा बंदा है, तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। इसी तरीके से हम ये कहें हम अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन रब कहते हैं कि मैं फ़लाँ से प्यार करता हूँ, ये बड़ी बात होती है। तो इसी तरीके से जो लोग इंसाफ करते हैं, अदल करते हैं, उनके बारे में कुरान फरमाता है कि बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से, अदल करने वालों से मोहब्बत करता है। तो मालूम ये चला कि अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि तुम अगर मेरे प्यारे बनना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मिल जाए, तो तुम क्या करो, तुम अदल व इंसाफ को कायम रखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई जज अदल व इंसाफ को कायम रखेगा, कोई काजी वक्त कायम रखेगा। सबसे पहले तो अदल आपने अपने साथ करना है, यानी आपकी ज़ात व सिफ़ात, आपका सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी है, जो जिस्म है, कुरान पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये आपके आज़ा ख़ुद बोलेंगे कि या अल्लाह, इसने इन हाथों को कहाँ चलाया, इन ज़ुबान को कहाँ इस्तेमाल किया, ये आंखें क्या दिखा करती थी, ये कान क्या सुना करते थे। तो सबसे पहले अदल का ताल्लुक़ आपके जिस्म या आपकी बॉडी के साथ है, आपके ख़ुद के साथ है कि आप ख़ुद किस तरीके से अपने साथ अदल कर रहे हैं। तो अदल व इंसाफ करने वाला जो है माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 7 बंदे ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, यानी अल्लाह की रहमत का साया। जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जहाँ लोग परेशान होंगे, वहाँ 7 बंदों में से अल्लाह ताला एक बंदा वो होगा जो अदल करता होगा। तो जो अदल करेगा अल्लाह उसे भी अल्लाह अर्श का साया देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अदल इंसाफ करने की। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। किचन में हम आ चुके हैं और हमारी शेफ़ खदीजा हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बनाने वाली है आप? आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी फ्राई। मसाला के बाद इतना लंबा आपने पॉज क्यों लिया है भिंडी बोलने में, मुझे ये बताइए। बस खुशी हो रही है ना मुझे बनाते हुए। अच्छा, भिंडी बनाते हुए खुशी हो रही है? हाँ। ऐसा क्यों? असल में सहरी में जो है ना लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कुछ हल्का खाएं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है भिंडी, जो कि बहुत ताकतवर होती है। दूसरा, इसमें फाइबर बहुत होता है,
बिल्कुल। और यह है कि सबसे मेन चीज़ इसमें आप खाने के बाद आपको रोज़ा कम लगता है, मतलब अच्छा। भूख और प्यास आपको कम लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अक्सर रमज़ान में ये होता है कि अफ्तार क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो लोग खाना स्किप कर देते हैं, डिनर स्किप हो जाता है। ऐसे ही तो है। अच्छी बात है कि जो डिनर की चीज़ें हैं वो आप सहरी के मेन्यू में इंक्लूड कर लें। हाँ। अच्छा, तो मुझे बताएं खदीजा, इसमें डलेगा क्या क्या? सबसे पहले तो हम अपना डालडा का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ओके जी, डालडा जा रहा है इसमें। सबसे पहले डालडा के हवाले से आपको बताती चलूँ कि डेली कुकिंग हो या स्पेशल डिशेस, डालडा कुकिंग ऑयल फिट्स परफेक्टली इनटू एवरी किचन रूटीन। अच्छी चीज़ ये है कि डालडा कुकिंग ऑयल आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टैंड अप पाउच और बॉटल में अवेलेबल है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा जी, डालडा तो आपने डाल दिया है, अब क्या हम डालना रह गया? इसमें भिंडी फ्राई कर देंगे, ठीक है? अच्छा। फ्राई करके उसको फिर साइड पे रख देंगे। अच्छा, तो इसके साथ कोई मसाला नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा। हम लोग सबसे पहले पाउडर बनाएंगे, पीनट्स लेंगे, ठीक ओके। है, और कोरिएंडर लेंगे, हम्म। ठीक है, और हम जीरा लेंगे, इसका पाउडर बना देंगे, सेसमी सीड भी। ओके, सेसमी सीड और पीनट का जो एक डिफरेंट सा फ्लेवर आने वाला है वो तो मेरे ख्याल से हमारे लोकल जो कुजीन्स हैं उसमें नहीं होता नहीं ना? होता। ओके, यानी ये टोटली डिफरेंट है जी, इसी अच्छा, का फ्राई मसाला पहले आप बनेगा। डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे? ऐसे सिंपल सा करेंगे। उसके बाद फिर मसाला बनाएंगे जिसमें हम प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और जो पाउडर बनाया है वो पाउडर डाल देंगे और बाकी नमक और नॉर्मल से मसाले डाल देंगे, बस नमक, रेड चिली अगर आपको हस्बे डालनी जायका है, जिसको जितनी हाँ, डालनी तो है। वो बस। ओके, चलें आप कैरी ऑन करें अपनी रेसिपी के साथ। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है ये रेसिपी और अक्सर लोगों को भिंडी इतनी शदीद पसंद होती है कि हमारे आसफ़ अली जरदारी साहब को भी भिंडी इतनी पसंद है कि वो ये कहते हैं कि मैं हर दिन भिंडी खा सकता हूँ। तो देखिए आपके ये बातें भी हैं कि लोगों को भिंडी इतनी पसंद होती है। खैर मुझे भी पसंद है, लेकिन सहरी में आज मैं पहली दफ़ा ट्राई करने वाली हूँ। बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और किचन में मैं ले आई हूँ हमारी एक और गेस्ट को, और गेस्ट हैं अनमोल, नो सॉरी नूर बलोच है इनका नाम। इनको देख देख के मुझे पता नहीं क्यों अनमोल याद आ रहा है। खैर, नूर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और इनको मैं डायरेक्टली रियल एस्टेट से किचन में ले आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगी नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वैसे जी। नॉर्मली आप कुकिंग करती हैं? करती हूँ। करती हैं? जी जी। अच्छा, वैसे रमज़ान आपका कैसा गुजरा है ये बताइए। रमज़ान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर है। माशाल्लाह, और सबका ही अच्छा गुजरना चाहिए। तो कुकिंग आप रमज़ान में करती हैं या अवॉइड कर रही होती हैं काम की वजह से? नहीं मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा जी जी। पसंद है भाई। और लड़कियां स्पेशली जो कि स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उनको मैं सुन रही होती हूँ कि उनको ज़्यादा पसंद होती है कुकिंग। ऐसे ही है? नॉर्मल काम भी कर रही हैं बाहर और कुकिंग भी कर रही नहीं हैं? मुझे बस कुकिंग करना पसंद है। बस कुकिंग करना पसंद है? कुकिंग करना बाहर पसंद के है। काम खाना पसंद नहीं नहीं है? पसंद, खाना नहीं पसंद, बस कुकिंग करना पसंद है। अच्छा ओके, चलें, ये भी एक डिफरेंट सी बात है। अच्छा, खदीजा हमारे साथ मौजूद है। मेन कोर्स तो हमारा बन रहा है, अभी मैं देख रही हूँ कि ये प्याज फ्राई हो रही है, यानी अभी मेन कोर्स को थोड़ा सा टाइम है। चलें उस टाइम को ज़रा सा साइड पे करते हैं, हम बना लेते हैं इस टाइम में ड्रिंक्स, है ना? तो ड्रिंक में आज क्या बन रहा है? जैसे आपको पता है मैं भिंडी बना रही हूँ, तो भिंडी के साथ जो होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो दही होती है। तो आज ड्रिंक में है लस्सी। लस्सी? और लस्सी में क्या वेरिएशन दे रही हैं आप? लस्सी में आप दही लें, दूध लें और उसको ग्राइंड करके उसमें पिंच सा बिल्कुल सॉल्ट डाल दें, ठीक है। और मिठास के लिए हम लोग इसमें मरहबा का शरबत गुलबहार, मरहबा का शरबत गुलबहार आप नमकीन लस्सी में अगर ऐड कर देंगे तो वो एक डिफरेंट सी ड्रिंक बन जाएगी। सो जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता मरहबा गुलबहार। अच्छा देखिए, लस्सी में जब ये रेड ऐड हो रहा है तो एक कितनी डिफरेंट सी इसकी लुक आ रही है। आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुकिंग का जो शौक़ है ना लड़कियों को, तो स्पेशली जिनको शौक़ होता है तो जब वो किचन में आती हैं तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं होती। जिनको शौक़ नहीं होता वो अचानक से किचन में आ जाए तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती होती हैं, है ना? होती हैं, हाँ। अच्छा मुझे बताएं आजकल आपकी मसरूफियत क्या चल रही है? बस प्रॉपर्टी में और साथ साथ रोज़ा, सहरी, इफ्तारी, और दिन पूरा ऑफिस में गुजरता है। ओके। अच्छा नूर, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं और जो जितनी कंपनीज़ हैं, डेवलपर्स और जो भी हैं रियल एस्टेट वाले, ये लोग जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गैदर करने के लिए आजकल बड़ा अफ्तार और सहरी की दावतें कर रहे होते हैं।
ऐसा हो रहा है? जी जी बिल्कुल होता है। जब आपके पास कोई डील करने आता है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट ही इस चीज़ से करते हैं, चाय से, कॉफ़ी से। नहीं वो तो है, लेकिन आजकल ग्रैंड दावतें हो रही हैं ना, मैंने ये देखा है कि ग्रैंड दावतें हो रही हैं, 2-2 दिन की अफ्तारी और सहरी की दावतें हो रही हैं आजकल। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पिछले साल तक तो खैर ऐसा था और काफ़ी हद तक लोग जा रहे होते थे और इस बहाने नए नए प्रोजेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। इस्लामाबाद में है ना, इस्लामाबाद में ये है ना कि प्रॉपर्टी आप इस्लामाबाद का करती हैं? जी जी, मैं इस्लामाबाद से इस्लामाबाद का करती हूँ। इस्लामाबाद में ये सीन है ना कि प्रॉपर्टी कभी रुकती नहीं है। ओके। वहाँ पे लोगों को लेना है तो वो लेते ही रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ये सब ना भी करोगे तब भी बिक जाएगी, तब भी बिकेगा। ओके, यानी इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है वो इन हाई डिमांड है, वो रुकती ही नहीं है। नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ वो सोल्ड आउट हो गया। ओके, ऐसा है। अच्छा, कराची की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट को आपने देखा है? नहीं, आई एम फर्स्ट टाइम हियरिंग कराची। ओके, मुझे भाई, कराची पहली का नहीं दफा, आइडिया। यानी आप कराची की मेहमान हैं। जी जी, कराची का रमज़ान आपको कैसा लगा, और स्पेशली ये जो नाइट लाइफ है कराची की? बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, क्या डिफरेंट लगा? डिफरेंट तो इतना ख़ास नहीं है। इस्लामाबाद में मोस्टली 3 o'clock बंद हो जाता है सब कुछ, और कराची में तो पूरा कराची सारी रात दिन खुला रात रहता है। सुबह बहुत शाम अच्छा रमज़ान कराची गुजरा है। इतना जागा हुआ है, और आज जी, तो जी, स्पेशली बिल्कुल। इतना जागा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो पहला वीकेंड मिला है लोगों को रमजान में, दूसरा वीकेंड है हमारा, weekend। लेकिन लोग इतने ज्यादा शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं कि हम लोगों को आते हुए आज काफी rush, हाँ, काफी। इतना ट्रैफिक था कि हम लोग लेट हो गए हैं। तो ये रश से तो नहीं आप परेशान हुई, कराची के ट्रैफिक से, इससे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अरे वाह भाई, कितना अच्छा पॉजिटिव इमेज जा रहा है हमारे कराची अच्छा का, लगा मुझे। क्योंकि ये रौनकी होती हैं। एक हिसाब से हम वैसे कराची वाले थोड़े से तंग आ जाते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत मसले मसाइल है, लेकिन दूसरों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इनफैक्ट जो कराची के लोग बाहर जाके शिफ्ट हो गए हैं वो तो बाकायदा टीवी लगा के देख रहे होते हैं कि भाई क्या, हाँ मिस करते मेरी हैं। काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, वो भी यही कहती हैं। वो कहती हैं कि जो कराची है वो कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी बात है, कराची का कोई वो नहीं है, मुकाबला नहीं है कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में। खैर, आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे बैठ के करेंगे। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बहराने रहमत। अदल वो शमा है जो अंधेरों को मिटाती है, इंसाफ वो बारिश है जो ज़मीन को सैराब बनाती है। हम बात कर रहे हैं अदल व इंसाफ पर। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल है मेरा कि वो लोग जो जानबूझकर गलत फैसले करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला क्या हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ने किसी को अगर हाकिम बनाया है और हाकिम में वक्त बनाया और काजी वक्त बनाया, तो अगर वो जान कर ये कोई गलत फैसला देता है तो जाहिर सी बात है दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में तो इसका अजाब है ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो याद रखिएगा, एक इल्म वाला और बे इल्म वाले में बड़ा फ़र्क है। जो जानता है और जान कर उसके ऊपर गलत अमल करता है तो जाहिर सी बात है वो जानता है तब भी ये कर रहा है तो वो सख्त तरीन गुनाहगार है। एक शख्स बेखबरी में कोई ख़ता या गुनाह कर देता है, उसे उसका इल्म नहीं था, या कोई उसको ऐसा फेल कर देता है जिसका इल्म नहीं था, अच्छा। तो वो तो फिर भी बच जाएगा। लेकिन जो जानता हो, पहचानता हो और पता हो कि ये गलत काम है फिर कर रहा है तो जाहिर सी बात है अल्लाह के यहाँ गिरफ्त है, लेकिन दुनिया में भी गिरफ्त है और आखिरत में भी गिरफ्त है। याद रखिएगा, अगर देखा जाए अदल की हम बात करते हैं तो आम तौर पे हम कहते हैं अदल ये है कि हम आधा आधा या बराबर इंसाफ के तार बांट दें। देखिए, अदल और इंसाफ में एक चीज़ का बड़ा फ़र्क है। अदल से मुराद जो फ़ुक़हा एक बात कहते हैं कि अगर किसी को मिसाल के तौर पर 70% ज़रूरत है तो उसे 50 के बजाय उतना ही दिया जाए जितनी उसकी ज़रूरत है। ये है अदल। ये नहीं कि आप उसको इतना दे दें कि उसकी ज़रूरती ज़िंदगी यानी जिसकी ज़रूरत है वो ही पूरी ना हो पाए और आप कहें कि मैंने तो अदल कायम कर दिया। अदल का मेयार ये है कि जिसको इंसाफ देना है या जिसके साथ अदल करना है उसके साथ पूरा अदल किया जाए, ये नहीं कि अधूरा छोड़ दिया जाए। आप देख लीजिए हज़रत उमर फारूक तालों के दौर में आप फरमाते हैं कि जब मैंने दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया था, यानी कि मैं मुसलमान नहीं हुआ, तो मेरे बाप ने 5 ऊँट दिए। इनके वालिद का नाम था खत्ताब। फरमाया कि मैं उस वक्त उन जानवरों के साथ अदल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पहला ऊँट लगाता चौथा आगे आ जाता, चौथा लगाता 5वां आगे आ जाता, मैं उनमें बराबरी नहीं कर सका। लेकिन जब
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी, उम्मत भी सीधी थी और हुकूमत भी सीधी थी, क्योंकि अदल और इंसाफ उन्होंने कायम करके दिखाया और ये भी बताया किस तरीके से कि शेर और बकरी एक ही दरिया से पानी पीते हैं। वाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ शहाब साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी इनकम टैक्स के हवाले से। हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें ना करें, तो इस हवाले से बताइए कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के क्या फ़वाइद हैं और ना फ़ाइल करने के क्या नुकसान हैं। देखिए, एक तो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, अगर आप मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करती हैं तो डेफिनेटली आपको टैक्स फाइल करना चाहिए, आप फाइलर बनते हैं। और नॉन फाइलर में तो ज़ाहिर है इन्होंने बैंक की ट्रांजैक्शन अगर आप करें तो उसका रेट अलग है, टेलीफोन के जो बिल्स हैं उस पर अलग है, प्रॉपर्टी पे भी नॉन फाइलर्स का रेट अलग है। और मगर ये कि वो टैक्स फाइलर अगर आपकी इनकम जो मिनिमम स्लैब इस वक्त 6 लाख रुपए है वो मीट करता है तो फिर आप फाइलर आप बनेंगे। तो ज़ाहिर है अगर कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपके इतनी इस्तात होगी तो आप ज़ाहिर है टैक्स नेट में आएंगे। टैक्स नेट में आने का डेफिनेटली बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी सीधी हो जाती हैं और आगे जाके कोई लीगल इश्यूज जब आते हैं और अगर आप फाइलर हैं तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त में है, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो उसमें डिफरेंट स्लैब रखे हैं और इसी वजह से रखे हैं कि इनक्रेज किया जाए लोगों को कि वो टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कंट्रीब्यूट करें अपनी मुल्क की तरक्की में आके और आगे से ज़्यादा बढ़ें। एक बात। दूसरी बात जो आज का हमारा टॉपिक है वो अदल और इंसाफ का है। तो अदल और इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, अदल और इंसाफ इसमें भी है कि अगर कराची शहर का बच्चा अगर उसका डोमिसाइल को कोई मिसयूज़ करे तो वो भी जो है वो अदल और इंसाफ के तकाज़ों में आता है। बाहर के अगर लोग जाली डोमिसाइल बना के कराची के कोटे पे अगर या सिंध अर्बन के उसमें करते हैं तो वो भी अदल और इंसाफ के ज़ुमरे में आता है। अगर आप उसको दाखला नहीं देते, अगर आप उसको नौकरी नहीं देते, अगर आप उसको राइट्स नहीं देते, अगर आप रोडें नहीं बनाते, इतने प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर कोई सदर में जॉब करता है और वो नॉर्थ आज़माबाद में या न्यू कराची में या औरंगी या मलीर में रहता है तो 4 घंटे का कम्यूट है वन साइड। तो अब और क्यों कम्यूट है कि आपने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, फुटपाथ खा गए हैं, आपने जो है रोडे तो कोई गली ऐसी नहीं है कराची शहर की जो टूटी भी ना हो, कोई शाहरा ऐसी नहीं है जो टूटी भी ना हो, कोई कचरा नहीं उठता। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने आउटसोर्सिंग करके चाइनीज़ कंपनीज को लॉन्च किया हुआ है, मगर कोई बिलिंग होती है मगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैं आई हैव द यूनिक कॉम्बिनेशन कि मैंने तीनों फॉर्मेट्स में गवर्नमेंट में काम किया हुआ है। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी काम किया है, इस फेडरल में भी किया है और प्रोविंस में भी किया हुआ है। So you know the ground reality. सारी चीज़ें पता हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में है लेकिन होता नहीं है सामने। 25 साल सिविल सर्विस की CSS कैडर की जॉब की है, उसके बाद 2018 में 13 साल पहले अपने रिटायरमेंट से प्री मेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके फिर इसमें आए हैं और हेल्थ में भी काम किया चूँकि बेसिक एजुकेशन जो है वो डॉक्टरी की है, MBBS की है जी। और फिर जाके और ग्रुप मेरा जो था वो कस्टम्स का था, मगर मैंने तीनों फॉर्मेट्स में काम किया। तो मैंने देखा है कि जो है अदल और इंसाफ इसमें नहीं है कि आप जो है वो हक खा जाए किसी का। इसी तरह से जब मैं मुझे इन्होंने हायर किया कस्टम्स डिपार्टमेंट में, केस हो गया कि 222 सिपाही लिए इन्होंने और उसमें ज़ाहिर है वो उनका किसी भी एक सिपाही का ताल्लुक़ कराची शहर से नहीं था। या तो जो भी जहाँ का भी हो, मगर मैट्रिक यहाँ पैदा कराची में हुआ है और मैट्रिक कराची का किया है, इंटर कराची का किया है, ही हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक है। मगर अगर उसने ना मैट्रिक यहाँ का है, ना उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ का है, ना वो इंटर यहाँ का है और आके यहाँ की जॉब लेता है, तो वो यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये अदल और इंसाफ के तकाज़ों को ये चीज़ पूरी नहीं करती। बिल्कुल सही। और फिर इसकी जो है जो पकड़ है वो फिर दुनिया में भी होती है और जिन लोगों ने इस तरह का किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज एन ऑफिसर और एज ए पर्सन इवन एज ए मेरे लॉ फर्म में कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रेस, सेक्ट। आई हैव सर्व्ड माई पीपल मीन्स पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान को सर्व किया है। अदरवाइज एज अ डॉक्टर 93 में USA में लीव करके मैं अमेरिका चला जाता, मेरी पूरी क्लास अमेरिका चली गई थी। और यहाँ रहे, आपकी मोहब्बत थी मुल्क से तो आप वापस अपने लोगों में रहे और कोशिश ये की है कि सर्व करें और अल्हम्दुलिल्लाह
जितनी मतलब गुंजाइश है उतना कंट्रीब्यूट किया, आज भी कर रहे हैं, और जब तक अल्लाह ताला हयाती देगा इंशाल्लाह। तो हम सर्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मगर ये जो हमारा एक कंसेप्ट है कि जी अदालतों में नहीं, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी, जिंदगी में, क्योंकि अदल का मतलब तो यह है कि जिसका जो मकाम है उसको वहाँ तक पहुँचाया जिसका जाए। जो राइट है उसको जी, वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चाहे और ये वो हाकिम वक्त सिपाही की- हो, चाहे वो एक सिपाही हो या ग्रेड 22 का अफसर हो या आम शहरी हो, खातून हो या मर्द हो, बिल्कुल। जो उसका राइट है, जो उसका ड्यू राइट है एज पर उसकी रिक्वायरमेंट, उसको मिलना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं अदलो इंसाफ कायम करने के, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, रोज़मर्रा ज़िंदगी हो या आपका ख़ानदान हो, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है और उसी से जवाब तलबी भी होगी। अच्छा, हमारे साथ नूर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि मुझे बताइए कि आज के दौर में जब हालात इतने ख़राब हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है? अगर तो जाएँ आप इस्लामाबाद में, अच्छा। तो इस्लामाबाद में तो आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो अप ही होगी, वो डाउन नहीं होगी कभी भी। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में जब आप बिज़नेस का सोचते हैं ना, इस्लामाबाद का बच्चा जब आप बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आता है रियल इस्टेट। ठीक है, हर कोई वहाँ पे आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन अक्सर लोग स्कैम से डरते हैं, क्योंकि आजकल इतनी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस आ गए हैं। हर कोई जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, कंसल्टेंट बने हुए हैं, डेवलपर्स बने हुए हैं, जगह जगह जो है कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। बिल्डर्स पे ट्रस्ट करना, इज़ इट ईजी? नो। तो सबसे कैसे पहले जी सबसे पहले आपने ये देखना है कि कंपनी रजिस्टर्ड है जहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो न्यू बंदा है या पुराना बंदा है। ठीक है, आपने किसी नए बंदे से बात नहीं करनी। ठीक है, आपने पहले उनसे बात करनी है। ठीक है, ताकि आप उनको देखें। फिर उसके बाद आपने अपनी तसल्ली करनी है। आपने अपनी तसल्ली करनी है, फिर आपने उन पे ट्रस्ट करके फिर आगे आप कोई फैसला लें। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ऐसे तो स्कैम तो हर जगह, स्कैम तो हर जगह कोई ना कोई न्यू, लेकिन रजिस्टर्ड और ऑथेंटिक लोगों से ही आप प्रॉपर्टी परचेज करें ना, और उनका एक्सपीरियंस देख लें। और ये बहुत इजी होता है देखना, क्योंकि हर एक के सोशल मीडिया पेजेस बने हुए होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, आप जाके थोड़ी सी रिसर्च करें तभी इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। अच्छा जी, दस्तरखान सज चुका है और सहरी का एहतमाम भी हो चुका है। खदीजा ने आज क्या बनाया था? मसाला भिंडी फ्राई। मसाला भिंडी फ्राई तो वो बन चुकी है। मेहमानों से पूछते उन्हें कैसी लगी। सबसे पहले नूर आप बताएं, कैसी लगी भिंडी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, नॉर्मली आप खाती हैं भिंडी? नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है। फर्स्ट टाइम भिंडी खाई है? हमारे मतलब मुझे वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने कहा उन्होंने इतने प्यार से बनाई है, टेस्ट करना तो बनता, बहुत अच्छी बनाई है। और पहली दफ़ा अगर आपने ये ट्राई की और आपको अच्छी लगी है तो खदीजा आपको तो खुश हो जाना चाहिए अब। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने भिंडी खाई? जी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी और बहुत अच्छी और लजीज थी। अच्छा, और भिंडी तो बड़ी स्पेशलाइज तरीके से बनती है, तो बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने। माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छी बात है। और खदीजा जो है वो रेस्टोरेंट शेफ़ हैं, और रेस्टोरेंट में तो नॉर्मली भिंडी नहीं सर्व की जाती होती है, नहीं ना? तो कितनी अच्छी बात है कि इसने भिंडी बनाई और हमारे मेहमानों को पसंद आई है। अच्छा सर, मुझे कोई अपनी बचपन की याद शेयर करें, अफ्तार या सहरी से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड। बचपन में तो रोज़ा रखा था, जो रोज़ा खुशाई थी वो हुई थी जब मैं 9 साल का था। माशाल्लाह। अच्छा, तो कैसे हुई थी आपकी रोज़ा खुशाई में, क्या क्या हुआ था? मुझे ये याद है कि अगस्त में थी और वो हमारे मामू ने बनाया था जोड़ा, वो बहुत मोटा जोड़ा था वो। ओह, गर्मी लग रही होगी तो मैंने कहा, मैंने पहनने से इनकार कर दिया और मैं बाथरूम से निकलने से इनकार कर दिया कि मैं बाहर नहीं आ रहा। शेरवानी दे दी थी क्या? पता नहीं क्या था, लट्ठे का था क्या था, बहरहाल वो फिर वालदा ने बड़े चालाकी से ना दरवाज़ा खुलवाया। अच्छा, अंदर आई, वो बाल पकड़ के ना नल के अंदर सर मेरा। अच्छा, ये पहले की माएँ जो है ना थोड़ा सा ऐसे करती थी। और बस फिर मैं रोते धोते अब बाहर आ गए। अच्छा, अब तो जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, माएँ और बाप। खैर मैं एक आध दफ़ा ही पिटा अपनी अम्मा से। अच्छा। मगर थी हमारी अम्मी जो है ना, मार पिटाई में ज़रा बच्चों की ना, बड़े भाई और बहन की ज़्यादा करती थी, एक्टिव थी। अच्छा, पहले की माएँ थोड़ी सी एक्टिव रहती थी, और पहले के बच्चे भी इसलिए सुधरे हुए रहते थे मेरे ख्याल से। वो डांट टपक ज़रूरी होता है, नहीं? मगरिब के फ़ौरन बाद जो ये है, चूँकि हम हैदराबाद से ताल्लुक़ है हमारा, तो वहाँ पे तो प्रॉपर हॉकी वगैरह हम खेलते थे। अच्छा। तो मगरिब की अज़ान के बाद ये होता था कि फ़ौरन घर पहुँचना है। अच्छा। तो वो अगर बैठ गए दरख्त के नीचे, ज़ाहिर मैं बड़े भाई के साथ होता था तो उनके साथ ही
तो हम दूर से देखते थे कि एक वो कपड़ा धोने का एक डंडा होता था उस ज़माने में, वो हाथ में, और एक खातून जो है ना वो चादर पहनी आ रही है। अच्छा, हम समझ जाते थे अम्मी आ रही हैं। सो क्यूट। या मगरिब के बाद कोई दोस्त आ गया तो हॉकी रखी होती थी गेट पे ही, ओके, तो उसी हॉकी से उसकी पिटाई होती थी आने वाली की। ज़बरदस्त, ये तरबियत का पार्ट था मेरे ख्याल तो से। वो उसी वजह से फिर हम ज़ाहिर है चारों बहन भाई जो हैं, 3 भाई हैं, तीनों डॉक्टर बने। माशाल्लाह, 2 ने CSS किया, बहन ने NED से इंजीनियरिंग की, माशाल्लाह। छोटा वाला अमेरिका में है डॉक्टर। तो वो सारी जो हमारी तालीम और तरबियत है, तरबियत में तो खैर पेरेंट्स दोनों ही थे। वालिद साहब तो PhD पोस्ट डॉक्टरेट थे, मगर हम जो पढ़े लिखे वो अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान जिस वो मकाम पे आता है उसके पीछे उसके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। वालदा और हमारी स्पेशली जो है माँ वो जाती नहीं थी शादी ब्याह में जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, और बड़े भाई को था कि अम्मी और नानी साथ बैठती थी तब वो पढ़ते थे। अच्छा, तो वो उससे फिर मैं भी वहीं साथ होता था। उससे ये हुआ कि वो हमारी जो मल्टीटास्किंग का है ना, ओके, वो फैकल्टीज़ खुल गई। मतलब हम टीवी के सामने भी बैठ के पढ़ते हैं, 5 दोस्तों में भी बैठ के पढ़ाई होती है। ये तो बहुत अच्छी ये हमें वो अप्रोच पिन है। ड्रॉप साइलेंस और वो उस तरह से पढ़ने का वो एक नहीं पूरा था। माहौल की आदत नहीं है। तो ये वो तो ये कि अच्छी सब बात है। बैठे हुए हैं और उसमें किताब खुली हुई और पढ़ाई चल रही है। ज़बरदस्त, कंसंट्रेशन भी आपकी जो है ना डाइवर्ट नहीं हो रही इसके बावजूद। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी भिंडी? अच्छा, मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। साफ बात ये, क्यों नहीं सोचा था आपने? बस कुछ छोले का एक्सपीरियंस था, लेकिन वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। छोले में गड़बड़ हाँ, लेकिन शायद ये भिंडी नहीं, अच्छा छोले ऐसी चीज़ होती है, बेशक छोले में गड़बड़ हो ना हो, ये आपकी अपनी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्टमक उस चीज़ को एक्सेप्ट हाँ, करे ये या बात ना ठीक करे, है। क्योंकि बाकी लोग तो बीमार नहीं हुए। हाँ। मुफ्ती साहब का थोड़ा सा स्टमक सेट अच्छा, हो गया accept था हो छोले गया। खाने से। तो लेकिन वाकई ज़्यादा खा ली होंगे इन्होंने। जी, भिंडी बहुत अच्छी बनाई, ये तो यूनिक बनाई है, यानी कि यूनिक है, टेस्ट जायका डिफरेंट भी है। अलग है, डिफरेंट है, और मज़ा आ रहा है खाने में। तो मुफ्ती साहब आप सीख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, घर में बना रहे हैं, क्योंकि नहीं। आपने कहा था कि अब आप अपनी बेगम का हाथ बटाएंगे और आप कुकिंग वो करेंगे। मैं हाथ बताता हूँ, लेकिन मैंने बच्ची से पूछा है रेसिपी 2-4 चीज़ों की, अच्छा। तो वो मैं जब मैं बता देंगे तो मैं आगे बता दूँगा। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा नूर, मुझे आप बताइए, अपनी कोई मेमोरी शेयर कीजिए बचपन की, अफ्तार से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड, कैसे आप रमज़ान गुजारती थी, और अब के रमज़ान में, पुराने रमज़ान में क्या डिफरेंस है, मज़ा आता है अब? उठती थी रात को, सहरी करती थी, लेकिन सुबह 12 बजे खोल भी देती थी रोज़ा, इफ्तार कर लेती थी। अच्छा हाँ, बच्चे तो ये करते हैं ना, चिड़ी रोज़ा बोलते हैं ना हाँ, उसे। चिड़ी रोज़ा रखती थी मैं बचपन में ना, तो डेली रखना, फिर शो ऑफ यही करवाना कि मैंने इफ्तारी के टाइम ही किया है इफ्तार ना। ओके, अच्छा, तो इस तरह से आप रोज़ा रखती थी। अच्छा, वैसे अफ्तार में आप क्या लेती हैं? फ्रूट्स, मोस्टली फ्रूट्स लेती हूँ, जूसेस, वेजिटेबल्स नहीं पसंद मुझे बिल्कुल। पानी पीती हैं आप? पानी तो पीती हूँ, बट अगर पानी पी लो तो फिर खाया नहीं जाता मेरे से। बिल्कुल, एक जब स्पेशली वो जब आप जो अफ्तार ना- करने बैठे जी, तो जी। उस वक्त पहले आप खाने पे फोकस करें और थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद आप पानी लें, थोड़ा सा गैप के बाद ना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मुझे ये बताइए कि यंग लॉयर्स को आप किस तरह से देखते हैं, और आजकल जो सोसाइटी पे उनका इम्पैक्ट है, जो इमेज है, वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। बल्कि जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त लॉयर बनने का ट्रेंड कम था। अब तो जो बच्चे उस ज़माने में डॉक्टर्स इंजीनियर बनते थे तो वो वाली स्लॉट अब लॉयर्स बन रही है। बल्कि ज़्यादातर अब तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस जो है वो लॉयर्स की है। और हर लॉयर्स फैमिली में लोग ये कहते हैं कि एक फैमिली में एक लॉयर तो होना चाहिए, ये तो है। अब मैं तो देख रहा हूँ एक फैमिली में सारे बच्चे भी लॉयर्स होते हैं, और वो यंग जो बच्चे आ रहे हैं और अच्छी जगह से पढ़कर आ रहे हैं, बाहर से पढ़कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा सोसाइटी पे। और नेगेटिविटी भी नज़र आती है थोड़ी बहुत, मगर वो तो ये जो इनकी इलेक्शंस और वो जो अपने यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट्स जिसमें वो फेक डिग्रीज और ये सब, इसका इशू आया था। मगर वो लॉयर कम्युनिटी तो उसकी ज़िम्मेदार नहीं है ना, अगर कोई गड़बड़ करता है इसमें। अदरवाइज़ मैं तो ये समझता हूँ कि जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, और जो इस वक्त जो स्लॉट आ रही है लॉयर्स की, और जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं पाकिस्तान से जो पढ़ रहे हैं और या जो बाहर से पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेहतर स्लॉट है। और अब 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द रोड और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है। अदरवाइज़ एज ए लॉयर, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, स्टैंडर्ड तो बहुत बेहतर हो गया। अच्छा सर, आजकल
टाइप के केसेस ज़्यादा अदालतों में आ रहे हैं? हर तरह के होते हैं। हमारे तो टैक्सेशन का काम है, मगर हमने 12 तलाक़ें कराई हैं। अच्छा, ये तलाक़ों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका रेट भी बढ़ गया, रेशो बढ़ गया है ना, ऐसा है? नहीं, देखें, इसमें हुआ ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनमें अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, उनको अपने राइट्स का पता है। तो अब वो बच्चियां जो हैं, दे आर नो मोर डोर मैट्स। अब वो जो है ना, बकवास लड़कों की सुनना उन्होंने बंद कर दी और राइटली बंद की है। और हमारे दीन में भी है कि दोनों बराबर हैं और अलग अलग स्फेयर्स हैं इन दोनों का। मगर ये नहीं है कि वो उसके अंडर में नहीं है, उसकी सबसर्विएंट नहीं है, उसकी वो स्लेव नहीं है लड़की। तो जाहिर है अगर इस तरह का कोई लड़का है और वो इस तरह से ट्रीट करेगा तो अब जो बच्चियां हैं वो बकवास नहीं सुनती। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है ये। और घरों में जो ख़राबी है ना, वो जो ओल्डर लेडी होती है ना, चाहे वो माँ है या वो सास है, उसकी इंटरफेरेंस जो होती है ना, वो गड़बड़ करती है बच्चों की ज़िंदगियों में। पहले वो हाँ, वो सारी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ओल्डर लेडी है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में उस घर की जो मेन सरबराह औरत है उसका बहुत ज़्यादा होता है। That's true. वो माँ है या वो सास है या वो बहन है, वो ज़्यादा जो है ना पोल्यूट करती है माहौल को। That's true. अच्छा, मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं कि फ़ैसला करते वक्त हाकिम वक्त को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात कि वो ये बात को देखे कि जो सामने जो आपने फ़ैसला रखना है, फ़ैसला होता है आम शरई तौर पे ज़ाहिर के ऊपर, यानी गवाहों की मौजूदगी में। जी, जज्बाती तौर पे आप फैसला नहीं तो कर ये ना देखेंगे गवाह जो आपने रखे हैं, आया वो सच बोलने वाले हैं, वो झूठे तो नहीं है या जो गवाही दे रहा है वो किस नौयत की गवाही दे रहा है। मिसाल के तौर पे माफ़ कीजिएगा, गवाह का ताल्लुक ये होना चाहिए कि वाक़तन वो उस वक्त हाजिर था, उसकी तहकीक की जाए। बिला तहकीक कोई भी जो काजी वक्त जो भी इसको ऐसा फैसला न दे। और ऐसा भी ना हो कि वो जो शख्स है जो गवाही दे रहा है उसके बारे में जांच पड़ताल भी की जाए कि आया कि वो हकाइक पर मबनी बात कर रहा है या झूठी गवाही दे रहा है। इसके अलावा तो सबसे अहम बात है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदिल होगा वो क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर बैठोगा। ऐसे नहीं होगा। अदल से मुतालिक एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ, अदल होता क्या है इस बात को समझिएगा। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने दस्तार पहनी है इसकी जगह सर है, इसकी जगह हाथ नहीं है। अगर मैं ये सर जो दस्तार है हाथ में रख दूं, होगा मेरे पास, लेकिन ये जगह इसकी अदल नहीं है। इसकी जगह यहाँ है सर पे, तो आपने यहाँ पर रखनी है। इसी तरीके से जो अदल करने वाला है वो ये देखे कि जिस बात का वो अदल कर रहा है आया वो हकाइक पर मबनी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ इंसाफ या गैर इंसाफ कर दे। यानी कि मुनसिफ का काम ये है कि वो हर तरीके से परखे, सामने वाले की भी सुने जिसकी शहादत आई है, और जो फैसला दे तो दोनों को देख कर फैसला दे। कहते हैं जानिबदार ना हो, यानी एक की बात सुनी और कहा कि ठीक यही सही कह रहा है मैं फैसला देता हूँ, नहीं, बायस नहीं हो, हाँ, न्यूट्रल होके यानी कादी वक्त हो या फैसला देने वाला हो, वो दोनों की बात को सुनेगा, दोनों की बात को तहकीक करेगा, फिर जाकर वो फैसला देगा। यही तरीक़ेकार है एक कादी सही वक्त का और जज का या कादी का जो सही तौर पर फैसला देता है। ये किसी भी इदारे के सरबराह का, फॉर सपोज अगर कोई नौकरी के लिए आता है, वो इंजीनियर है और वो अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन आप उसको कोई उसके लेवल की जॉब नहीं दे रहे, कोई छोटी जॉब दे रहे हैं और उसकी तनख्वाह भी कम है, तो ये गलत है ना, ये वो अदल नहीं कर रहा। ये अदल की बात कर रही हैं आप। आज तो ये हाल है जो ना अहल है उसको अहल की जगह हटाकर नौकरी दे दी जाती है और उसको ये बता दिया जाता है कि आपकी पोस्ट है ये चीज़ें, तो या यकीन माने जो ये काम कर रहा है चाहे ऑफिसर हो कोई, तो वो तो गैर इंसाफ ही कर रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, हम ऑफिस की क्या बात कि हमारे घरों में अदल नहीं है। अच्छा। कि हम आपस के रवैयों में, बहू हो बेटी हो, इस रवैयों में फ़र्क करते हैं कि बहू के साथ अलग ताल्लुकात है, बेटी के साथ अलग ताल्लुकात है, दामाद के साथ अलग ताल्लुकात है, बेटे के साथ अलग ताल्लुकात है। तो हमें हर जगह अदल का निज़ाम कायम करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात से, फिर अपने घर से, फिर अपने शहर से। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि कोई फेवरेट बच्चा है माँ बाप का, तो उसकी बीवी के साथ अच्छा सलूक है, जो फेवरेट बच्चा नहीं है उसकी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं। सबके साथ अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को टैक्स नोटिस वसूल हो गया है तो वो इमीडिएटली क्या करे? वो अगर
पढ़ा लिखा है, उसको सूझबूझ है, तो वो अपना खुद कर ले, टैक्स फाइल करने टैक्स फाइल कर ले और टैक्स ऑफिसर से जाके मिले। अदरवाइज़ जो है वो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, टैक्स लॉयर्स होते हैं, उनसे रब्ता करें, वो डेफिनेटली उनका मसला हल अच्छा, करेंगे। एक कॉमन मैसेज जाता है ना सबको, अक्सर लोग बहुत घबरा जाते हैं, जैसे मेरी मदर है, उनके पास मैसेज आया तो वो डर जाती हैं, अरे भाई एफबीआर का मैसेज आया क्या होगा। तो लोगों की अवेयरनेस के लिए कुछ बताइए कि किस तरीके से डील किया जाए इसको। देखिए, और टैक्स procedure भी अगर पूरा अगर टैक्स का नोटिस आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक खुशाइन बात है कि आपकी इतनी आमदनी है कि आपको टैक्स का नोटिस आया है, आप एक सर्टन उसमें सेगमेंट ऑफ करते हैं। सोसाइटी में फॉल करते हैं और जाके उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दें और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कस्टम्स और इनकम टैक्स जो एफबीआर की दो सर्विसेज हैं, वो रेस्ट ऑफ द जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उनमें बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ, और मिनिमम हरासमेंट है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। और मैं यही कहूँगा कि टैक्स के नोटिस से या कस्टम्स के किसी भी एक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं तो लोग ज़्यादा कैश लेके चले जाते हैं, $5,000 या उसकी इक्वलेंट लिमिट है फॉरेन करेंसी की, और पाकिस्तानी करेंसी की $3,000 है। तो प्लीज़ काइंडली ये इंश्योर करें कि इस लिमिट के से ज़्यादा पैसे लेकर ना जाएं। अगर आप बाहर से पैसे लेकर आए हैं तो उसको एट द टाइम ऑफ अराइवल उसको डिक्लेयर कर दें, ओके। या कि अगर आप वापस लेके जाएंगे तो अब वो आपके पास डिक्लेरेशन होगा, आप बताएंगे जी मैं लेकर आया था, मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई 20,000 जेब में डाले और डॉलर लेके जा रहे हैं, तो आधार है वो पकड़े जाएंगे, आपके कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, और फिर आपको कानून से आगाही नहीं है ना, मसला सारा ये है कि लोगों को पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो जनरल जानना पब्लिक को चाहते नहीं भी पता होता। जब भी मैं ये बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे आए दिन जो हम ये देख रहे होते हैं, अब बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जानने वाले होते हैं। अब जैसे गोल्ड बार है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा रिटायर हुई, 2 उनकी बेटियां अमेरिका में, उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से 2 गोल्ड बार्स ली और वो एयरपोर्ट पहुंच गई। गोल्ड बार ले जाना बैंड है, आप अगर लेके जाएंगे तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। बाहर से लेकर भी नहीं आ सकते। लेकर आएंगे तो डिक्लेयर करेंगे। ओके, डिक्लेयर कैसे करेंगे? वो कस्टम्स का फॉर्म होता है, उसमें बताना होता है, वो एयरपोर्ट पे ही fill एयरपोर्ट होगा? पे अवेलेबल होता है। ओके। वो आप डिक्लेयर कर दें तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पैसे ज़्यादा लेकर आएँ, आप डिक्लेयर कर दें, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और मसला भी तो है कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो कस्टम एहलकारों से ही इतना डर जाते हैं कि कहीं ये रिश्वतखोरी ना शुरू कर दें, तो लोग छुपा ही लेते हैं कि नहीं, इनको बताने से बेहतर है कि छुप छुपा के निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा। 8-10 एजेंसीज कस्टम्स के अलावा वहाँ मौजूद होती हैं, और एयरपोर्ट्स पे जो पोस्टिंग्स होती हैं इस दौर में उन लोगों की होती हैं जो नीट एंड क्लीन है और जो फैसिलिटेशन मोड में होते हैं। ऐसी ACDC होता है, ऐसी एडिशनल कलेक्टर होते हैं। वो पुराने ज़माने की बातें होंगी, अगर हैं, हमने तो नहीं देखा इस तरह से। अच्छा। और ज़ाहिर है काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, एक आध कोई कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्कुल दूध से धुले लोग वहाँ मौजूद हैं, गड़बड़ भी होती होगी, मगर ऐसा मतलब मेजॉरिटी जो है वो बेहतर लोगों की है। यानी बिल्कुल बुरा हाल नहीं है। हाँ, मतलब अल्लाह वास्ते नहीं चल रहा है कोई चीज़ें। चलें जी, मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो सवाल करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से कि सर ये बताएं कि ऑनलाइन जो बिज़नेस करते हैं उनको टैक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दें, कोई गाइडेंस दें कि वो किस तरीके से इस चीज़ को डील करें। देखिए, अभी पहले तो ऑनलाइन पे टैक्सेशन नहीं था। अभी ये जो नया बजट आया है उस पर टैक्सेशन के नेट में उनको लाया गया है, और पर ट्रांजैक्शन जो है वो शायद 0.25 का टैक्स उनके ऊपर लगा है। और वो ज़ाहिर एक सर्विसेज भी है, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के भी दायरा कार में आते हैं। और जितना आप टैक्स नेट में आके और बिज़नेस करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर है और इस मुल्क के लिए भी बेहतर है, और जितना आप टैक्स कंप्लाइंट होंगे वो बेहतर है। अभी जो लेटली ये सुना था कि इन गोल प्लाज़ा में जैसे दराज यहाँ से ऑनलाइन इनसे लेके डिलीवरी 40-50 रख लिए थे। और ऑनलाइन नेट से बचने के लिए अपने राइडर्स के थ्रू, बाइकिया के थ्रू उन्होंने वो काम शुरू कर दिया था। तो टैक्स नेट को अवॉइड ना करें, और चूँकि इतनी बड़ी आबादी है, हमें अगर हम जब टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हम इसी तरह से एक विशेष साइकिल में फंसे रहेंगे। ओके,
यानी ओवरऑल इकोनॉमी पे भी बहुत असर ज़रूरी पड़ता है, है बहुत इस इसका चीज़ का। इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हम जो है वो IMF से भी बच जाएंगे। आप ये ना देखें कि जो सवाल करते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। देखें अब ये जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं और 65% आबादी है जो कि 14 से 16 करोड़ बनती है, ये आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो अभी आज हैं वो नहीं रहेंगी। वो जो जनरेशन जो बैठी है और चीज़ों को ख़राब करके बैठी है, ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली ये जनरेशन चली जाएगी। तो ये जो नए नस्ल है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, दे शुड अबाइड बाय लॉ, दे शुड बी टैक्स कंप्लाइंट और चीज़ों को पॉजिटिवली लेके आगे चलें, ना कि उसको अवॉइड करें। और उसको हमें ना जो है ना कायदा कानून को कल्टीवेट करना चाहिए, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहिए और या कि चीज़ें आगे बढ़ें और सही डायरेक्शन में जाएं। बिल्कुल, और ये माशरे के सुधार की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी हो सकती है अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि वालिदैन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि वालिदैन को किस तरीके से अदल और इंसाफ करना चाहिए अपनी औलाद में? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और ये ज़रूरत है आज के दौर में वालिदैन को समझाने की भी कि वो औलाद के दरमियान तफरीक जो करते हैं। आम तौर पर ये देखा जाता है कि वो बेटों को तरजीह देते हैं और बेटियों को तरजीह नहीं देते। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बेटे को नेमत बयान फरमाया, वहाँ अल्लाह के रसूल ने बेटी को रहमत बयान फरमाया और यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करो और अच्छी जगह निकाह कर दो तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में देखा जाता है, चाहे बेटी की तालीम की बात हो तो बेटी की तालीम को कम रख दें, फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि ये तो पराए घर जाएगी, बेटी की तालीम को तरजीह दी जा रही होती है। इसी तरह अगर बेटा, मैं फिर कहूँगा, खाने तक में ये देखा जाता है, पहनने ओढ़ने में ये देखा जाता है कि बेटे को तरजीह दी जाती है। याद रखिएगा, बेटा या बेटी दोनों ही आपकी औलाद हैं। अल्लाह दोनों के बारे में आपसे बात पुरुष करेगा कि आपने उनके साथ कैसा किया, क्या तरबियत दी। ऐसा नहीं कि बेटी की तरबियत नहीं की तो अल्लाह नहीं पूछेगा, बेटी की तरबियत की तो अल्लाह पूछेगा। याद रखिएगा, दोनों की तरबियत का, दोनों के खाने पीने का, दोनों की एजुकेशन का ये वालिदैन का हक है कि वो उन्हें अदा करें। और कोशिश नहीं बल्कि लाजिम रखें कि दोनों को मसावी तालीम दें, दोनों को मसावी हुकूक दें। ये तफरीक करना कि शायद ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, फ़लाँ बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी, ये बेहतर अमल नहीं है। मैंने तो खुद देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चियाँ जो हैं वो बाप का सहारा बनती हैं। हमें तफरीक नहीं करें, दोनों आपकी नेमत और रहमत है, दोनों के साथ अच्छा सलूक करें। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इंसाफ करने की। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी हमारे मेहमान शाहब साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, अपना टाइम निकालने का। और मुफ्ती साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। यहाँ हमारी सही ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, दुश्मन के नापाक इरादों से बचा कर रखे और हमें अदल व इंसाफ वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश। अल्लाह हाफ़िज़।